हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर फिजिकल वर्ड चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ लिया था। साइंस की डेफिनेशन, व्हाट इज साइंस, पढ़ लिया था। उसके बाद फिजिक्स, व्हाट इज फिजिक्स, ठीक है। इसके टू प्रिंसिपल, फंडामेंटल प्रिंसिपल, इनके बारे में डिस्कस कर लिया था। जैसे यूनिफिकेशन और रिडक्शनिज्म, याद होगा। यूनिफिकेशन और रिडक्शनिज्म के बारे में पढ़ लिया था हमने इसके अंदर। और इसके अंदर फिजिक्स के अंदर स्कोप क्या क्या है, तो आपको पता है। स्कोप इसके अंदर पूरे वाइड स्कोप है, माइक्रो से लेकर मैक्रोस्कोपिक तक, माइक्रो से लेकर मैक्रोस्कोपिक तक पढ़ लिया था। जैसे मैं कहूँ छोटे छोटे से लेकर बड़ी से बड़ी चीज़ें। जैसे हम अगर मैं साइज की बात करूँ तो हमारे न्यूक्लियस का साइज होता है 10⁻⁻15 मीटर। और फिर यूनिवर्स का साइज की बात करें, ठीक है ना, और 6 मीटर की आसपास। यानी कि इतने साइज से लेकर इतने साइज तक हम स्टडी करेंगे फिजिक्स के अंदर। अगर मैं वेट की बात करूँ या मास की बात करूँ तो एक इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है लगभग कितना 30 kg। और उस यूनिवर्स का जो वेट होता है इसके अंदर हम इसके अंदर स्टडी करेंगे फिजिक्स के अंदर। इन पूरा वाइड स्कोप है, वैरायटी है बहुत ज़्यादा इसके अंदर। एक्साइटमेंट क्या क्या है, एक्साइटमेंट है और फिजिक्स पढ़ने में इसके बारे में डिस्कस कर लिया था। अभी टेलीफोन का आविष्कार कैसे हुआ, वायरलेस कैसे काम करते हैं, सैटेलाइट कैसे काम करते हैं, हम पहले मौसम के बारे में जानकारी कैसे ले लेते हैं, ठीक है, बादल कैसे बनते हैं, बारिश कैसे होती है। बहुत एक्साइटमेंट चीज़ें हैं, आविष्कार बहुत ज़्यादा होते हैं इसके अंदर। तो इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, ये पढ़ चुके हैं। उसके बाद फिजिक्स इज रिलेटेड विद अदर साइंस, हमने रिलेशन पढ़ लिया था फिजिक्स का अदर साइंस से। जैसे फिजिक्स रिलेटेड टू केमिस्ट्री, फिजिक्स रिलेटेड विद मैथ, फिजिक्स रिलेटेड विद बायो, एस्ट्रोनॉमी, बहुत सारे चीज़ों में पढ़ा था। सोसाइटी से किस प्रकार जुड़ी हुई है फिजिक्स, सोसाइटी से ये डिस्कस कर लिया था कि मोबाइल का आविष्कार हुआ, आपके खेतों में जो मशीनरी काम करते हैं उनका आविष्कार, और फैन का आविष्कार, एसी का आविष्कार, बहुत ज़्यादा सोसाइटी के अंदर सिविलाइज हुई इसके द्वारा, ठीक है, इम्प्रूवमेंट हुआ है, समय की बचत हुई इससे। ये चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं इसके अंदर। उसके बाद इसकी ब्रांचेज के बारे में पढ़ लिया था कुछ। फिजिक्स के अंदर क्या क्या आता है, आपके जैसे मैकेनिक्स के अंदर आया था, आपके थर्मोडाइनमिक्स के बारे में पढ़ा था, साउंड, लाइट, ठीक है, वेव वगैरह, इन चीज़ों के बारे में, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोडाइनमिक, बहुत चीज़ें, इन चीज़ों के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। अब इससे आगे देखते हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंस है वो, ये तो इंट्रोडक्शन था इसमें। अब देखते हैं थोड़ा आगे इसके अंदर। अब इसके अंदर 2 वर्ड्स और आएंगे कि व्हाट इज थ्योरी, व्हाट इज थ्योरी। तो थ्योरी है क्या, यानी इट इज द एक्सप्लेनेशन, इट इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ बिहेवियर ऑफ फिजिकल सिस्टम by some laws या कंसेप्ट। ये क्या होता है, आपकी थ्योरी होती है कि सिस्टम या किसी भी चीज का बिहेवियर को एक्सप्लेन करना क्या कहलाता है, कुछ लॉज के द्वारा थ्योरी कहलाता है। एक वर्ड और आएगा टेक्नोलॉजी, कि टेक्नोलॉजी और फिजिक्स आपस में किस प्रकार से रिलेटेड है। टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी होता क्या, टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन है, क्या है ये एप्लीकेशन, ठीक है, ऑफ फिजिक्स या साइंस, फिजिक्स या साइंस, ठीक है, फॉर प्रैक्टिकल पर्पस, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी और फिजिक्स, मतलब टेक्नोलॉजी है क्या, एप्लीकेशंस है फिजिक्स की, जिसके प्रैक्टिकल पर्पस के लिए होती है आपकी, ठीक है। ये टेक्नोलॉजी, उसी ये वर्ड मिलेंगे आपको। तो बाद में ये है क्या, टेक्नोलॉजी क्या है, थ्योरी क्या है। तो थ्योरी क्या है, इट इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ बिहेवियर ऑफ ए फिजिकल सिस्टम बाय सम लॉज या प्रिंसिपल्स। टेक्नोलॉजी क्या होता है, एप्लीकेशन होती है, सीधी सी बात है। आपके वायरलेस कैसे काम करता है, किस टेक्नोलॉजी पे आपका
जो के अंदर जो मशीनरी होती है किस टेक्नोलॉजी पे काम कर रही है, ये सारे क्या है इसके अंदर जुड़ी हुई है आपस में। अब देखो आप अच्छा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें पूछा जा सकता है फंडामेंटल फोर्सेस, फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। अभी तक आपने 9th क्लास में जो पढ़ा हो ना शायद इसके अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स को पढ़ा हो, ग्रेविटेशनल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। उसके अलावा जो मस्कुलर फोर्स पढ़ा है, फ्रिक्शन के बारे में पढ़ा होगा, कुछ पढ़ोगे एडहेसिव फोर्स, कोहेसिव फोर्स, ये जो बच गए ना बाकी सारे ड्राइव्ड फोर्स हैं। इनके अलावा नेचर के अंदर सिर्फ 4 ही फंडामेंटल फोर्स हैं, यानी इसके इन 4 के अलावा जितने भी फोर्स आपके पास मिलेंगे वो सारे इनसे ड्राइव्ड होंगे, इनसे पैदा हुए होंगे, इनसे रिलेटेड होंगे। यानी इस नेचर में सिर्फ और सिर्फ 4 तरह के फोर्स काम करते हैं। इनको नाम दिया गया है फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। कौन कौन से हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स, इसके बारे में आप थोड़ा बहुत पढ़ चुके हो। और दूसरा कौन सा होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और ये होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और कौन सा है? वीक न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। अब कंफ्यूज मत होना कि ये तो सुना ही नहीं आता, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या है, वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या है। ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ा आपने 9th क्लास के अंदर, ठीक है ना। इन सिर्फ और सिर्फ यही होते हैं आपके फंडामेंटल फोर्स। बाकी जितने भी आपने फोर्स पढ़े होंगे, सुने होंगे ना, वो सारे इन चारों से ही अराइज होते हैं, समझ गए? इनसे ही ड्राइव होते हैं जितने भी, चाहे कोई सा फोर्स का नाम सुना, फ्रिक्शन सुन लो आप, मस्कुलर फोर्स सुन लो, कॉन्टैक्ट का सुन लो, विदाउट कॉन्टैक्ट का सुन लो, कोई भी फोर्स होता है, कोहेसिव फोर्स है, एडहेसिव फोर्स, सारे के सारे फोर्स इन 4 से ही अराइज होते हैं। इनके बारे में आपको कुछ बेसिक सा पता होना चाहिए। वैसे इसकी ज्यादा कोई डिटेल से नहीं पढ़ना, ये प्लस 2 में पढ़ लोगे आप इसके बारे में ज्यादा। ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए आपकी अलग से यूनिट आएगी प्लस 1 क्लास में 6th यूनिट। अभी आपको समझ बेसिक क्या है, व्हाट इज द काज। इससे पहले तो काज पता होना चाहिए, किस कॉज के कारण होता है ये? मास। तो ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है वो किसके कारण पैदा होता है? मास के कारण। अब देखो आपको पता होगा कि मास का जो भी मास होता है हर वस्तु में होता है, कोई भी संसार के अंदर जो भी चीज, हर चीज में क्या है? मास होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये कैसा फोर्स है कि यूनिवर्सल फोर्स। नहीं समझे मेरी बात? ज्यादा स्पीडली बोल गया। मास का मतलब क्या है? कोई भी क्वांटिटी, मास नेवर बी जीरो, ठीक है। ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा मैं कि एनर्जी में कन्वर्ट होता है, उसमें नहीं होता। अभी आपने सिर्फ क्या जो बोल रहा हूँ वो याद रखना है, मास नेवर बी जीरो, मास जीरो नहीं होता। यानी हर वस्तु के पास जो ऑब्जेक्ट है वो मैटर है, उसके पास मास है। अब उसके पास मास है मतलब कि उनके बीच में कौन सा फोर्स लगेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसे तो आप बेसिकली देखो, आप जो कोई भी चीज़ है ना जब आपको दिखाई देती है, जो भी आपके कोई भी घर के अंदर चीज वस्तु में, हर चीज़ पृथ्वी के ऊपर गिरती है। यानी कि क्योंकि पृथ्वी जो है बाकी सब चीज़ों क्या कहते हैं अपनी तरफ खींच रही है, नीचे गिरती है। आपके घर के अंदर कोई भी दीवार है, दूसरी दीवार को अट्रैक्ट करेगी, समझे मेरी बात? जिसके अंदर भी मास होगा वो एक दूसरे क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, मतलब एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं। तो इस ब्रह्मांड के अंदर जितनी भी, यूनिवर्स के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, सब एक दूसरे के ऊपर क्या लगा रहे हैं? फोर्स लगा रहे हैं। लेकिन ये क्या होता है? सबसे वीक फोर्स होता है। कैसा होता है? बिल्कुल वीकेस्ट फोर्स होता है, ठीक है। तो पूछा जा सकता है ग्रेविटेशनल फोर्स का काज क्या है, किस कारण लगता है? तो मास के कारण लगता है। और मास क्या है? हर एक वस्तु में, हर एक ऑब्जेक्ट में होता है। यानी कि ये एक यूनिवर्सल फोर्स है, पूरा यूनिवर्सल फोर्स का फोर्स है अंदर, ठीक है। और ये क्या है? वीक है, सबसे कमजोर फोर्स है। ये लॉन्ग रेंज के लिए होता है, लॉन्ग रेंज यानी मैक्रोस्कोपिक लेवल पे होता है। मैक्रोस्कोपिक लेवल पर हम देख सकते हैं इन चीजों को, ठीक है। ये महसूस ये नहीं है कि दिखाई लगता हो दिखाई देगा, ऐसा नहीं है। ये सीधे आपको पता होगा कि आप सन के चारों तरफ पृथ्वी जो है चक्कर लगा रही है, वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण लगा रही है, ठीक है। और ये कैसा होता है? उसके बाद सेंट्रल फोर्स होता है। क्या होता है? सेंट्रल फोर्स होता है, ठीक है।
कैसा होता है, सेंट्रल फोर्स होता है। और इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ जो इसको क्या करता है, ओबे करता है, फॉलो करता है। अच्छा सेंट्रल फोर्स समझा देता हूँ है क्या। सेंट्रल फोर्स का मतलब, मान लो आपके पास कोई भी दो ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट का मास होगा, आपकी किसी बात है, ये इसका सेंटर है O1, ये इसका सेंटर है O2, और ये क्या है, इनको लाइन है जोड़ने वाली, तो सेंटर को जोड़ने वाली। तो इसका मतलब क्या हुआ, सेंट्रल फोर्स का मतलब कि ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, जो लाइन ज्वाइनिंग है ना, टू द सेंटर ऑफ टू ऑब्जेक्ट, यानी कि ये हमेशा इन दो सेंटर को जोड़ने वाली लाइन के अलोंग होता है। ठीक है, सेंट्रल फोर्स है, मैंने बोल दिया कि सेंट्रल फोर्स, सेंट्रल फोर्स का मतलब क्या है। सेंट्रल फोर्स का मतलब ये कोई भी दो ऑब्जेक्ट, उनके पास m1 m2 क्या है, मास है, यानी कि ये क्या कहता है, जहाँ पे भी मास होगा इन दोनों के बीच में क्या होगा, फोर्स लगेगा। और ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा ही एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है। कैसा फोर्स होता है, ये अट्रैक्टिव फोर्स होता है, अट्रैक्टिव फोर्स। तो ये जो फोर्स लगेगा ये हमेशा इन दोनों ऑब्जेक्ट के जो सेंटर को जोड़ने वाली लाइन के अलोंग का लगेगा। ठीक है, इन दोनों ऑब्जेक्ट का जो सेंटर है उसको जोड़ने वाली जो लाइन है, सेंट्रल लाइन जो है, उनके अलोंग लगता है हमेशा, इसलिए तो क्या बोलते हैं, सेंट्रल फोर्स होता है। उसके बाद हो गया इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ आपको इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा हुआ है, क्या होता है, G इंटू M1 M2 अपॉन R स्क्वायर, ये है ना इनवर्स स्क्वायर लॉ। ये जो डिस्टेंस जो होती है इन ऑब्जेक्ट के बीच की, जो डिस्टेंस मान ली मैंने R है, तो इस R का जो डिस्टेंस है, इसका इनवर्स स्क्वायर क्या होता है, ओबे करता है। जो लगने वाला फोर्स होता है इसका इनवर्सली और कौन होता है, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ये इसका मतलब, ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करता है, यानी कि इसको भी करता है। इनके बीच लगने वाली जो डिस्टेंस होती है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, वो कैसे, स्क्वायर के अंदर। तो इसका मतलब ये हुआ। एक होता है कंजर्वेटिव फोर्स होता है, कैसा होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है। कैसा होता है, कंजर्वेटिव फोर्स। इसके बारे में आगे बढ़, फोर्स में पढ़ना कंजर्वेटिव फोर्स है क्या। बेसिकली क्या होता है, ये आपका तो पोजीशन पे डिपेंड करता है, पाथ वगैरह पे डिपेंड नहीं करती। समझ गए। तो हमने पढ़ा ग्रेविटेशनल फोर्स, सुन ले बारी बार रिमाइंड करवा देता हूँ। ग्रेविटेशनल फोर्स का काज क्या है, मास के कारण होता है। इस दुनिया का, इस यूनिवर्स का सबसे वीकेस्ट कैसा है, फोर्स है, ये एक सेंट्रल फोर्स है, यानी कि लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग का लगता है टू सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट की। समझ गए। उसके बाद क्या है, ये कंजर्वेटिव फोर्स है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को भी करता है, लॉन्ग रेंज का और अट्रैक्टिव फोर्स होता है। ये कुछ बेसिक सी बातें आपको याद रखनी होती है। उसके बाद आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इसका काज किसके कारण होता है, ये इलेक्ट्रिक चार्ज के कारण होता है। इसका नाम होता है इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, ये इंटरेस्टिंग बात है इसके अंदर देखना, इलेक्ट्रिक चार्ज के कारण। आपको पता है मैटर की एक प्रॉपर्टी होती है, यानी उसके अंदर हर मैटर है, कोई भी चीज हो, किससे मिलकर बनता है, एटम से। और एटम में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होती हैं। तो उनकी वजह से इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से फोर्स लगता है, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फोर्स। अब देखो ये दो तरह का हो सकता है, एक तो चार्ज आपका रेस्ट पे हो सकता है, एक हो सकता है चार्ज मोशन में हो। ठीक है, जब आपका चार्ज रेस्ट पे है और जब वो फोर्स लगाएगा तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसको जो है बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और जब चार्ज मोशन में हो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स या डायनामिक फोर्स। यानी जो आपका चार्ज पार्टिकल जब रेस्ट पे होता है तो कभी भी मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस नहीं करता, वो सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पैदा करता है। हमें अगर मैग्नेटिक फोर्स पैदा करना है बाई चार्ज पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल से आपको मैग्नेटिक फोर्स पैदा करना है, इसका मतलब वो किसमें होना चाहिए, शुड बी मोशन या मस्ट बी मोशन। ठीक है, मोशन होना जरूरी है। तो हमें सिर्फ ये बता काज क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का काज क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज, कोई भी चार्ज पार्टिकल मोशन में या उसमें बाद में डिस्कस करना है। तो काज क्या है इसका, इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक चार्ज आपको ये तो 10th में पढ़ लिया था कि पॉजिटिव पॉजिटिव होते क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और नेगेटिव पॉजिटिव है तो अट्रैक्ट करेंगे। तो ये आपका कैसा हो सकता है, अट्रैक्शन का भी हो सकता है और रिपल्सन का भी हो सकता है। ठीक है, बोथ हो सकता है। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्शन था अकेला, आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कैसा हो सकता है, अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों हो सकता है।
ये इससे बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, इससे तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ये मान लो इससे कम से कम भी 36 टाइम्स ज्यादा होता है। ठीक है, टू द इससे ग्रेविटेशनल फोर्स इतने टाइम्स क्या होता है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ये तो नेचर ने हमें बता रखा है। देखो आपको पता है क्या कि एटम के अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं उतने क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी कि जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना क्या होता है, नेगेटिव। मतलब कि आपके पास नेगेटिव टोटल चार्ज कितना होता है एटम के अंदर, 0 होता है। अगर आपके एटम के अंदर ये चार्ज 0 नहीं हो तो इसके अंदर पृथ्वी के ऊपर इसका इफेक्ट ज्यादा होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स या इस फोर्स का ज्यादा होगा। ठीक है, जो ड्यू टू चार्ज पार्टिकल। तो नेचर ने बता लिया हमें कि नेट जो होता है जीरो, नेट जीरो है चार्ज, मतलब इसका फोर्स क्या होगा, इसकी तुलना में इफेक्टिव कम होगा। यानी कि जो पृथ्वी के ऊपर चीजें रुकी हुई है, हवा रुकी हुई है, ब्रह्मांड है जो भी इसके अंदर एटमोस्फियर वगैरह, वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से रुका हुआ है, ना कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इसके वगैरह होता है, दिक्कत हो जाती है इसका अगर ज्यादा होता तो। समझ रहे मेरी बात? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है चार्ज पार्टिकल, और एटम के अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि नेट चार्ज हो जाता है 0, तो इसका इफेक्ट थोड़ा कम हो जाता है। ठीक है, जिससे ज्यादा ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है ग्रेविटेशनल फोर्स से, वो भी 10⁻36 टाइम ज्यादा होता है। अब देखो आपका जो फ्रिक्शन फोर्स, मैं बेसिकली बताता हूँ, एग्जाम में पूछा जाता है कि जो फ्रिक्शन फोर्स है उसका फंडामेंटल फोर्स कौन सा है। तो फ्रिक्शन फोर्स का फंडामेंटल फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। समझ गए? जैसे आप चलते हो ना, चलते हो तो जब आप ऐसे स्ट्रेच होता है, फ्रिक्शन होता है इन दोनों के बीच में, तो आपका चार्ज पार्टिकल का एक्सचेंज होता है। तो जब आप चलते हो उस दौरान जो कार्य होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। जो फ्रिक्शन फोर्स है उसका जो मेन जो फोर्स है कौन सा होगा, फंडामेंटल फोर्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है फ्रिक्शन में। आपके पास कोई भी रोप होती है, उसके अंदर जो टेंशन बनती है, मानो पंखा लटका दिया तो जो टू एंड्स के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है, चार्ज पार्टिकल के कारण होता है आपका। ठीक है, स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है, चार्ज पार्टिकल के कारण होता है। समझ गए? तो ऐसे भी पूछ सकता है डिपेंड कि ये जो स्प्रिंग के अंदर फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स है, उसका फंडामेंटल फोर्स कौन सा है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स वगैरह नहीं है उन चीज़ों के लिए, कौन सा जो है उसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, क्योंकि चार्ज पार्टिकल की वजह से होता है। समझ गए? ये ध्यान रखने की बात है इसके अंदर। उसके बाद ये क्या है, लॉन्ग रेंज का है। उसके बाद तो सेम ही है, सेंट्रल फोर्स है ये भी। ठीक है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को क्या करता है, ओबे करता है। न्यूटन लॉ पढ़ा होगा, उसके अंदर कूलम्ब्स लॉ पढ़ा होगा आपने। ठीक है, 10th क्लास में पढ़ा होगा। ये भी क्या है कि कंजर्वेटिव फोर्स। समझ गए? ये बुक वगैरह मिल जाएंगे, समझाने के लिए बता रहा हूँ, लिखे हुए समझ गया मेरी बात? ठीक है, उसके बाद होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और ये होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, ये बिटवीन एलिमेंट्री पार्टिकल के बीच में होता है। किसके बीच में होता है, एलिमेंट्री पार्टिकल्स के बीच में। ठीक है, एलिमेंट्री पार्टिकल मतलब आपके जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है आपके पास प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया और इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, और एक आपने पढ़ा होगा कभी रेडियो एक्टिविटी, ये नाम सुना है, प्लस तुम्हें पढ़ोगे बाद में। रेडियो एक्टिविटी जैसे आपने घड़ी देखी होगी, जो रात को बोलते हैं ना टाइम दिखता है, चमकती है, ऐसी घड़ी तो देखी होगी। वो क्या करते हैं, उसके अंदर हैवी कुछ न्यूक्लियस होते हैं जो अपने आप को स्टेबल करने के लिए कुछ पार्टिकल को इमिट करते रहते हैं। ठीक है, उस प्रोसेस को बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी। तो यानी अपने आप को न्यूक्लियस क्या करता है, स्टेबल होने के लिए अपने अंदर से कुछ चीज़ें छोड़ता रहता है। तो जब वो न्यूक्लियस के अंदर से कुछ चीज़ें निकलती हैं, उनमें निकलता है बीटा पार्टिकल। ठीक है, ज़्यादा नहीं सोचना इसके बारे में बोल रहा हूँ, थोड़ी बहुत याद रखना। बीटा पार्टिकल होता है, उस बीटा पार्टिकल के साथ कुछ और भी पार्टिकल होते हैं, एंटी न्यूट्रिनो। और एंटी न्यूट्रिनो और जो इसमें इलेक्ट्रॉन जो होता है न्यूक्लियस के अंदर, उनके बीच में एक फोर्स लगता है जिसको बोलते हैं हम आपका वीक न्यूक्लियर फोर्स। यानी कि ये न्यूक्लियस जो होते हैं उनके अंदर लगता है, यानी कि एलिमेंट्री पार्टिकल, एलिमेंट्री से मिलकर बनता है, उनके अंदर लगता है। जब बीटा पार्टिकल, अल्फा बीटा गामा ये निकलते हैं, जब बीटा पार्टिकल निकलता है तो उसके साथ एक एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल भी होता है।
और एंटी न्यूट्रॉन और जो इलेक्ट्रॉन है इस न्यूक्लियस के अंदर उनके बीच में एक फोर्स लगेगा, वो कौन सा फोर्स होता है? वीक न्यूक्लियर फोर्स होता है। समझ गए? कौन सा होता है? वीक न्यूक्लियर फोर्स। और ये आपका ग्रेविटेशनल फोर्स से 10⁻25 टाइम्स क्या होता है? स्ट्रॉन्ग होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स से कितना स्ट्रॉन्ग होता है? 10⁻25 टाइम्स स्ट्रॉन्ग होता है, पर शॉर्ट रेंज की होती है। शॉर्ट रेंज की होती है। या न्यूक्लियस का साइज होता है कितना है? 10⁻−15 मीटर। ठीक है, इतने के आसपास होते हैं, -13 से लगभग 16, इतनी रेंज में होता है। शॉर्ट रेंज के। हाँ, उसके बाद इस आपके पास सेंट्रल नॉन सेंट्रल होते हैं, सेंट्रल फोर्स नहीं होती है। क्या होते हैं? नॉन सेंट्रल फोर्स होती है। नॉन सेंट्रल, जैसे आपने पढ़ा होगा ना, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और सेंट्रल फोर्स। जबकि आपके जो न्यूक्लियर फोर्स है, वीक न्यूक्लियर फोर्स चाहे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स हो, दोनों के दोनों क्या है? नॉन सेंट्रल है। दोनों के दोनों क्या है? शॉर्ट रेंज के होते हैं और यूनिवर्सल लॉ को भी ओबे नहीं करते हैं, तो ओबे नहीं करते हैं, इसको भी ओबे नहीं करते हैं। आपके इसके चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। जो न्यूक्लियस के अंदर आपके पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज होता है ना, उस चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। चार्ज पे डिपेंड नहीं करता, डज नॉट डिपेंड, चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग आता है ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन भी होते हैं। ये होता है न्यूक्लियस के अंदर बाउंड जो होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वगैरह बाहर घूमता है न्यूक्लियस के अंदर, ये प्रोटॉन। अब प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना, और इस प्रोटॉन पे सीधी बात पॉजिटिव चार्ज। और आपने पढ़ा कि पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। तो फिर न्यूक्लियस के अंदर दोनों प्रोटॉन बाउंड कैसे हैं? ठीक है ना, तो जो फोर्स आपका रिस्पॉन्सिबल है प्रोटॉन प्रोटॉन को बांधने में, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन को आपस में बांधने में, या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन को बाउंड करने में, वो फोर्स आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है। आप इसमें बाद में पढ़ने के बाद सोचने की बात है कि जब प्रोटॉन है, दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, पॉजिटिव रिपेल करता है, इसको बाउंड कैसे कर रखा है? और दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग होता है, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स से भी 38 टाइम्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। आपकी इस फोर्स से 2 टाइम्स ज्यादा होता है, इससे भी 2 टाइम्स ज्यादा होता है। फिर ये कैसे बाउंड किया? पॉजिटिव बाउंड कैसे करते हैं? इसमें और पार्टिकल भी होते हैं, पाई मेसन्स बोलते हैं। वो पाई मेसन्स का एक्सचेंज होता है इनके साथ, ये चेंज होते रहते हैं प्रोटॉन वगैरह, तो पाई मेसन्स के द्वारा बाउंड होते हैं ये पॉजिटिव। आगे पढ़ना +2 क्लास में पढ़ने का। ठीक है, तो ये ध्यान रखो। ये भी किसके लगता है? न्यूक्लियॉन्स जो होते हैं, न्यूक्लियस मतलब जैसे प्रोटॉन न्यूट्रॉन वगैरह, इनके अंदर लगता है ये। ठीक है, सेम प्रोसेस होगा भाई। शॉर्ट रेंज का होता है, शॉर्ट रेंज न्यूक्लियस का साइज इतना होता है 10⁻−15 मीटर। शॉर्ट रेंज का होगा, नॉन सेंट्रल होगा, यूनिवर्सल लॉ को ओबे नहीं करेगा, चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। ठीक है ना, समझ गए? अपनी बुक होगी या इसमें से नोट कर लेना। नहीं आप इसको बार बार में रिपीट करोगे इसको, वीडियो को, तो समझ में आते जाएगा। कोई बात ऐसे जल्दी बोल जाता हूँ, कोई अक्सर ऐसे जल्दी नहीं बोल गया, तो रिपीट कर लिया करो वीडियो को। ठीक है, कर लो नोट एक बार।